हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं रॉबर्ट नोजिक का न्याय सिद्धांत। तो रॉबर्ट नोजिक का जो न्याय सिद्धांत है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे रॉबर्ट नोजिक का जीवन परिचय। इनका जन्म 1938 में होता है और ये एक अमेरिकन राजनीतिक दार्शनिक है और स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं, स्वेच्छातंत्रवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति है जो कि प्रक्रियात्मक, औपचारिक, नकारात्मक न्याय का समर्थन करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो योग्यता का समर्थन, आरक्षण का विरोध और न्यूनतम राज्य कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कानूनी और राजनीतिक न्याय का समर्थन करते हैं, जबकि आर्थिक और सामाजिक न्याय का समर्थन नहीं करते, कल्याणकारी राज्य की बात नहीं करते और ये आरक्षण का विरोध कर योग्यता का समर्थन करते हैं। तो इतना हमें ध्यान रहना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं नोजिक। तो नोजिक की जो लोक की संपत्ति श्रम का मूल्य जो सिद्धांत दिया था लोक ने, उसका ये समर्थन करते हैं और इसे नोजिक क्या नाम देते हैं? लोकीय प्रावधान। किसे नाम देते हैं? लोक की संपत्ति श्रम के मूल्य सिद्धांत को क्या नाम देते हैं? लोकीय प्रावधान। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जो लोग दो तरीके की संपत्ति बताते हैं, एक तो सार्वजनिक संपत्ति, दूसरी है निजी संपत्ति। तो सार्वजनिक संपत्ति में क्या बताते हैं लोग कहते हैं कि श्रम के द्वारा जो उपयोगी बनाकर वह अपनी निजी संपत्ति बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है? निजी संपत्ति। यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे बहुत बंजर भूमि है, ठीक है, उसको व्यक्ति अपनी मेहनत करके उसको मतलब साफ सुथरी करके उसको उपजाऊ बनाकर उसमें खाद वाद डाल के उसको समतल बना के, भाई बंजर भूमि है, कहीं उबड़ खाबड़ पहाड़ मतलब कंकरी है ना, पत्थर कूड़ा जो भी है, झाड़ियाँ, तो उन सबको इक्वल करके और उन सबको हटा करके और वो मतलब उपजाऊ मिट्टी बनाकर, उपजाऊ जगह बना करके और उसमें फसल बोता है और उसको वो अपनी निजी संपत्ति बना लेता है। तो इस तरीके से वो श्रम के द्वारा उपयोगी बनाकर वो स्वयं की अपनी निजी संपत्ति उसको बनाता है। तो इस तरीके से लोग के ये विचार थे। तो इसमें जो रॉबर्ट नोजिक हैं वो रोल्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो ये उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, जो जॉन रोल्स हैं उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपनी पुस्तक कौन सी? अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और ये न्याय के दो सिद्धांत देते हैं। पहला साध्यमूलक और दूसरा देते हैं हकदारी का सिद्धांत। तो जो साध्यमूलक है उसको ये उतना उपयोगी नहीं मानते, ये सिर्फ सैद्धांतिक बताते हैं इसको, और ये कहते हैं कि आरक्षण का लक्ष्य यह प्रगति के विरुद्ध है, उचित नहीं है। इसको एक सैद्धांतिक बताते हैं। जबकि जो हकदारिता है, यानी ऐतिहासिक भी नाम इसका मिल सकता है, और पात्रता, अधिकारिता और हकदारी, ये कई नाम हैं इसके, तो सब हमें ध्यान रखना है। तो इसका ये समर्थन करते हैं, कहते हैं कि ये व्यवहारिक है और इसी में प्रगति निहित है और ये योग्यता पर बल देता है जो हकदारी का सिद्धांत है। तो नोजिक अपने जो हकदारी का सिद्धांत है उसमें सिद्धांत में तीन मूल्य नियम बताते हैं। तीन मूल्य नियम बताते हैं। कौन कौन से बताते हैं तो वो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले बताते हैं न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत। तो न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत, इनके अनुसार किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति न्यायपूर्ण तरीके से यदि अर्जित की है, इसीलिए राज्य को उस संपत्ति पर कर नहीं लगाना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी भाई दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और अपना कुछ जमा पूंजी करके और उसने कोई संपत्ति खरीदी है, ठीक है, तो उसकी मर्जी है कि वो मतलब संपत्ति न्यायपूर्ण तरीके से खरीद सकता है ना, तो उस पर राज्य को कोई कर नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो हुआ न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत। यानी इसको मतलब एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे उसकी जितनी भी इनकम हो, किसी की ज़्यादा होने से वही ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कम होने से कम खरीद सकता है। तो इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूरा करते हुए अपनी थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी करके यदि कोई न्यायपूर्ण तरीके से अपनी कुछ संपत्ति अर्जित करता है या खरीदता है, सब मतलब लीगल तरीके से, तो राज्य को उस पर कर नहीं लगाना चाहिए, है ना, उस संपत्ति पर। तो ये तो है न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत। दूसरा
नोजिक बताते हैं न्यायपूर्ण हस्तांतरण, हस्तांतरण मतलब विक्रय का नियम। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति जैसे न्यायपूर्ण तरीके से खरीदी है, तो अब उसकी वो अपनी मतलब मर्जी से उस संपत्ति का मतलब कीमत निर्धारित कर सकता है। जरूरी नहीं वो राज्य को मतलब उस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए कि वो उतना ही रेट में बेचे, ऐसा नहीं है। वो उसने अपनी मेहनत से न्यायपूर्ण तरीके से जो अपनी मतलब जमा पूंजी से वो संपत्ति खरीदी थी, तो उसकी मर्जी से ही वो अपने संपत्ति को जो है बेच भी सकता है। तो उस पर राज्य के द्वारा कोई कर नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे विल्ड चेम्बरलेट का टिकट है, जैसे फर्स्ट डे कम होता है, सेकंड डे वो बढ़ जाता है, तो इसी तरीके से ये एक एग्जांपल देते हैं। और थर्ड नियम इसमें बताते हैं परिष्करण का नियम। तो परिष्करण का नियम क्या है? तो इसमें नोजिक कहते हैं कि ये इतिहास में अन्याय भी हुआ है तो उसमें आधारभूत सुधार नहीं हो सकता, केवल एक छोटा मोटा सुधार हो सकता है। अतः हमें आरक्षण के स्थान पर छात्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नोजिक के किस सिद्धांत में मतलब उन्होंने आरक्षण के स्थान पर छात्रवृत्ति को महत्व दिया है या छात्रवृत्ति अपनाने की बात कही है। तो वो है परिष्करण का नियम। परिष्करण के नियम में कहते हैं कि इसमें आधारभूत सुधार नहीं हो सकता, केवल छोटा मोटा सुधार हो सकता है। अतः हमें आरक्षण के स्थान पर क्या अपनाना चाहिए? छात्रवृत्ति। तो मैंने आपको बताए हकदारिता के सिद्धांत में 3 न्याय के नियम बताए। एक तो न्यायपूर्ण अभिकरण का सिद्धांत, दूसरा मैंने बताया न्यायपूर्ण हस्तांतरण का नियम, और तीसरा परिष्करण का नियम। तो न्यायपूर्ण अभिकरण में बताया कि व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपनी जमा पूंजी से और न्यायपूर्ण तरीके से कोई संपत्ति खरीद सकता है, उस पर राज्य के द्वारा कोई कर नहीं लगाना चाहिए। दूसरा मैंने बताया न्यायपूर्ण हस्तांतरण का नियम यानी विक्रय। जब उसने न्यायपूर्ण तरीके से कोई संपत्ति खरीदी है तो वो अपनी मर्जी से कीमत निर्धारित कर सकता है। और इसी में बिल्ड चेम्बरलेट का टिकट का जो एग्जाम्पल है वो देते हैं। थर्ड इनमें इसमें है परिष्करण का नियम। तो परिष्करण के नियम में नोजिक के अनुसार ये कहते हैं कि इसमें आधारभूत सुधार नहीं हो सकता, केवल छोटा मोटा सुधार हो सकता है। अतः हमें आरक्षण के स्थान पर क्या अपनाना चाहिए? छात्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि रॉबर्ट नोजिक और ऐतिहासिक न्याय सिद्धांत की शर्तें। तो जो पूंजीवादी प्रतियोगी समाज में न्याय का सिद्धांत लागू हो सकता है, अर्थात जिग जैक लाइन का समर्थन करते हैं, यानी प्रतियोगिता का ये समर्थन करते हैं। सीधी सी बात है, जिग जैक का मतलब है प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता का ये समर्थन करते हैं और पूंजीवादी प्रतियोगी समाज में न्याय का सिद्धांत लागू हो सकता है। इस तरीके के इनके विचार थे। दूसरा, राज्य की शक्ति का अंत हो जाए, इसी प्रावधान के कारण रॉबर्ट नोजिक को अर्ध अराजकतावादी कहते हैं। तो जैसे ये क्या थे? अर्ध अराजकतावादी, क्योंकि जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं वो भी परंपरावादियों की तरह ही राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, अहस्तक्षेप राज्य का समर्थन करते हैं। जैसा गांधी जी भी मानते थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है ना, राज्य एक आवश्यक बुराई है। गांधी जी क्या थे? एक अराजकतावादी थे। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है इतना कहते हैं, लेकिन राज्य होना चाहिए, राज्य की आवश्यकता है, लेकिन उसका हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, है ना। उसका मतलब कार्य क्षेत्र राज्य का न्यूनतम होना चाहिए। तो राज्य की शक्ति का अंत हो जाए, राज्य हो लेकिन उसकी शक्ति उसके हाथ में नहीं हो, वो जनता के हाथ में हो। तो ऐसा नोजिक मानते हैं और इसी कारण से नोजिक को क्या कहा जाता है? अर्ध अराजकतावादी। तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नोजिक पेटेंट व्यवस्था यानी खोज एकाधिकार का समर्थन करता है और नोजिक यह भी कहता है कि मरुस्थल में पानी का एक ही स्रोत है और उस पर पेटेंट नहीं हो सकता। तो इसमें क्या कहते हैं? जैसे पेटेंट व्यवस्था सबको पता है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ की खोज करता है उस पर उसे पेटेंट मिलता है ना। जैसे इंडिया मसाले, है ना, मसाले कई मसाले हैं जिनमें इंडिया को पेटेंट प्राप्त है ना। तो इस तरीके से मतलब जो व्यक्ति जिस वस्तु की खोज करता है उसको खोज एकाधिकार हम जिसको बोल सकते हैं। पेटेंट मतलब एक लोगो टाइप, है ना। तो नोजिक क्या कहता है कि जैसे मिलना चाहिए, पेटेंट का समर्थन करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जैसे मरुस्थल में तो हमें पता है कि एक ही स्रोत है पानी का, यदि उस पर पेटेंट नहीं मिलना चाहिए ना, उस पर तो पेटेंट नहीं मिल सकता। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मरुस्थल में पानी का एक ही स्रोत है, सबको पता है, तो उस पर तो पेटेंट नहीं हो सकता। लेकिन जो पेटेंट व्यवस्था है, जो खोज एकाधिकार है, उसका ये समर्थन करते हैं। फिर देखते हैं
नोजिक के न्याय सिद्धांत की आलोचना। तो एक तो सबसे पहले सेल्डन और जो उदार समतावादी रॉबर्ट हैं वो आलोचना करते हैं और कहते हैं कि सामाजिक न्याय के बिना संपूर्ण समाज का विकास संभव नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्डन और उदार समतावादी यानी एक तो आधुनिक सकारात्मक जो न्याय है उसके सकारात्मक जो उदारवादी हैं वो, दूसरा उदार समतावादी विचारक, ये दोनों ही कानूनी और मतलब राजनीतिक न्याय का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये इनको साथ लेके नहीं चलते, जबकि ये सामाजिक और आर्थिक न्याय को साथ लेकर चलते हैं। और नोजिक हैं एक स्वेच्छातंत्रवादी जो कि कानूनी और राजनीतिक न्याय का समर्थन करते हैं। तो यहाँ जो सेल्डन व उदार समतावादी रॉबर्ट हैं ये दोनों क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की अवहेलना करते हैं। तो सामाजिक न्याय के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। तो इस आधार पर जो है ये इनका विरोध करते हैं यानी आलोचना करते हैं। ये कहते हैं सामाजिक न्याय के बिना तो संपूर्ण समाज का विकास ही नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सेल्डन और रॉबर्ट इसकी आलोचना करते हैं। अब हम देखते हैं इनका महत्व। तो वैश्वीकरण के रोबर्ट नोजिक ही लागू हो रहा है। तो रॉबर्ट नोजिक लागू हो रहा है मतलब ये कहते हैं कि आज का जो आधुनिक युग है, आज का जो भौतिकवादी युग है ना, इसमें तो नोजिक का जो न्याय सिद्धांत है वो लागू हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉबर्ट नोजिक के कुछ प्रमुख विचार। तो एक तो ये बेंथम को उपयोगितावादी राक्षस कहता है, यानी कि बेंथम जब अपने उपयोगितावाद में कहता है कि मतलब 51% लोगों का वो समर्थन करता है, 51% की बात करता है, तो उसमें कहता है 49 की तो वो अवहेलना कर देता है। तो इसको इसीलिए जो नोजिक हैं वो बेंथम के उपयोगितावाद में क्या कहते हैं, बेंथम को उपयोगितावादी राक्षस। दूसरा, नोजिक अपनी पुस्तक फिलोसोफिकल एक्सप्लेनेशन 1981 में मशीन अनुभव की अवधारणा देते हैं, जिसमें सुकरात ने इस कथन का प्रभाव दिखाई देते हैं। तो नोजिक जो है वो अपनी बुक फिलोसोफिकल एक्सप्लेनेशन 1981 में मशीन अनुभव की अवधारणा देते हैं, है ना। और इसमें सुकरात के इस कथन का प्रभाव दिखाई देता है। और कथन कौन सा है, बिना जांचा गया जीवन जीने लायक नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कथन भी ध्यान रखना है, बिना जांचा गया जीवन जीने लायक नहीं। अब आगे देखते हैं कि द एग्जामिन लाइफ 1989 में मशीन अनुभव की व्यापक अवधारणा की चर्चा करते हैं और नैतिक दर्शनों का भी नोजिक अध्ययन करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें इधर ये ध्यान रखना है कि जो मशीनी अनुभव की अवधारणा तो किस बुक में देते हैं, फिलोसोफिकल एक्सप्लेनेशन 1981 में, लेकिन व्यापक अवधारणा मशीनी अनुभव की किस बुक में देते हैं, द एग्जामिन लाइफ 1989 में। तो इतना हमें ध्यान रखना है। और ये जो सुकरात का कथन है कि बिना जांचा गया जीवन जीने लायक नहीं है, इसको हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नैतिक दर्शनों का भी नोजिक अध्ययन करते हैं। और इन्होंने इनवेरियंस बुक लिखी थी, इनवेरियंस बुक इनकी है नोजिक की, और पैतृक संपत्ति की आलोचना करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और फल निरपेक्षतावाद यानी नैतिकता की भी आलोचना करते हैं। जॉन रोल्स क्या करते हैं, फल निरपेक्षतावाद का समर्थन, और नोजिक क्या करते हैं, फल निरपेक्षतावाद की आलोचना। यानी फल निरपेक्षतावाद मतलब नैतिकता की ये क्या करते हैं, आलोचना। पैतृक संपत्ति की आलोचना करते हैं, इनवेरियंस बुक लिखते हैं, नैतिक दर्शनों को नोजिक मतलब नैतिक दर्शनों का तो अध्ययन करते हैं, और मशीनी अनुभव की अवधारणा देते हैं, और बेंथम को ये उपयोगितावादी राक्षस कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से ये थे नोजिक के न्याय संबंधी विचार। तो आई होप आज का वीडियो छोटा सा वीडियो था बट आपको समझ में आया होगा। और काफ़ी मतलब यहाँ से ये जो थिंकर हैं, नोजिक है, हेयक है, बर्लिन है, मिल्टन फ्रीडमैन है, हर्बर्ट स्पेंसर है ना, डी टॉकविले, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो हमें इनको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।